हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ेंगे रूस की क्रांति, जिसमें आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। इससे पहले के अध्याय 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक की एनालिसिस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नासीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही। बहुत सारे लोग नासी शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नासी नज़रों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नासी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नासीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा। यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नासी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नासीवाद का जम करके विरोध किया। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसे पूरे घटनाक्रम पर मूक दर्शक, उदासीन साक्षी बना हुआ था। लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नासीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर समझते थे। पादरी नाम्यूलर ने नासियों को लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नासी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गेस्तापो की दहशतनाक कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्म स्पर्शी ढंग से लिखा है। पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए। मैं कम्युनिस्टों को नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए। मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था, इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। अंत में जब वो मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। बॉक्स नंबर में पढ़ेंगे, क्या नासियों के द्वारा सताए गए लोगों के प्रति हमदर्दी का अभाव केवल दहशत की वजह से था। लॉरेंस रीस का कहना है कि ये मानना गलत होगा। लॉरेंस रीस ने हाल ही में अपने वित्त चित्र द नासीज ए वर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री के लिए तरह तरह के लोगों से बातचीत की थी। इसी सिलसिले में उन्होंने एर्ना क्रांस से भी बात की कि जो 1930 के दशक में किशोरी था और अब दादी बन चुकी हैं। अर्ना ने रीस से कहा, 30 के दशक में एक उम्मीद सी दिखाई देती थी, और ये बेरोजगारों के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए उम्मीद का दौर था, क्योंकि हम सभी दबा कुचला महसूस करते थे। अपने अनुभवों के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि उन दिनों तनख्वाहें बड़ी थीं और जर्मनी को मानो अपना उद्देश्य दोबारा मिल गया था। कम से कम मुझे यही लगता था कि वो अच्छा दौर था, मुझे अच्छा लगता था। नासी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। साल्ट बेरॉड ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपने इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स है। शार्लटे ने इस किताब में बताया है कि एक समय के बाद किस तरह के खुद यहूदी भी अपने बारे में नासियों के द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। अपने सपनों में उन्होंने भी अपनी नाक आगे से बड़ी हुई बाल व आंखें काली और यहूदियों जैसी शक्ल सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी।
नाज़ी प्रेस में यहूदियों को जो छवियों और तस्वीरें छपती थी वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थीं। वे छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थीं। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। महाध्वंस के बारे में जानकारियाँ, अर्थात महाध्वंस होलोकास्ट के बारे में कुछ जानकारी। नाज़ी तौर तरीकों के जानकारी नाज़ी शासन के आखिरी सालों में रिस करके जर्मनी से बाहर जाने लगा था, लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था इसका असली अंदाज़ा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे और जो उन्होंने नाज़ी कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस भी कहा जाता है। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था और उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वो युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वो दुनिया को ये बता जाना चाहता था कि नाज़ी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देना और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की ये अदम्य चाह घेंटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। उनमें से बहुत ने डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखे, दस्तावेजों के संग्रह बनाए, लेकिन इसके विपरीत जब वो दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाज़ियों का पराजय तय है तो नाज़ी नेतृत्व में दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, भित्ति चित्रों, शायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन स्याह दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए और उनके लिए चेतावनी की आवाज़ें हैं जो खामोश से सब कुछ देखते रहें। चित्र में देख सकते हैं कि वारसा घेटो के निवासियों ने दस्तावेज इकट्ठा किए और उन्हें दूध के 3 टीनों में रख दिया। जब ये तय दिखाई देने लगा कि अब सब कुछ तबाह हो जाएगा तो उन्होंने 1943 में तीनों कनस्तरों को अपनी काल कोठरियों के तहखाने में दबा दिया। कनस्तरों में 1950 में लोगों के हाथ लगे थे। डेनमार्क ने अपने यहूदियों को चोरी छिपे जर्मनी से निकाल दिया और इस काम के लिए इस्तेमाल की गई नेकाओं में से एक है। गांधी जी ने हिटलर को एक पत्र लिखा। आइए जानते हैं हिटलर ने गांधी जी का पत्र। वर्धा मध्य प्रांत भारत, जुलाई, ये 23 जुलाई 1939 की बात है। प्रिय मित्रों का यह आग्रह रहा कि मानवता की खातिर मैं आपको कुछ लिखूं, लेकिन मैं उनके अनुरोध को अस्वीकार करता रहा हूं क्योंकि मैं ये महसूस करता हूं कि मेरा आपको पत्र लिखना धृष्टता होगी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए और मुझे आपसे अपील करनी ही चाहिए, चाहे वो जिस लायक हो। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि संसार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो युद्ध को रोक सकते हैं, जो मानव जात को बर्बर अवस्था में पहुंचा सकता है। क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए? फिर चाहे वो उद्देश्य आपकी दृष्टि में कितना ही महान क्यों ना हो, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच विचार कर युद्ध के तरीकों का त्याग दिया है और इसमें उसे काफ़ी सफलता भी मिली है? जो भी हो, मैं ये मान लेता हूँ कि यदि मैंने आपको पत्र लिखकर कोई भूल की हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देंगे। मैं हूँ आपका सच्चा मित्र मोहनदास करमचंद गांधी। एक संपूर्ण गांधी वॉट्स, खंड 17, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। अब हिटलर को गांधी जी का पत्र वर्धा में दिया गया था 24 दिसंबर 1940।
हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो वो संसार भर की सभी प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा, अहिंसात्मक तरीके में पराजय नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। यहाँ तरीका तो बिना मारे या चोट पहुँचाए करने या मरने का तरीका है। इसका इस्तेमाल करने में धन की लगभग कोई ज़रूरत नहीं है और उस विनाश शास्त्र का ही तो नहीं और उस विनाश शास्त्र की तो नहीं ही उसे जिसे आपने पूर्णता के चरम बिंदु पर पहुंचा दिया है। मुझे ये देख करके आश्चर्य होता है कि आप ये भी नहीं देख पाते हैं कि विनाशकारी यंत्रों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। अगर ब्रिटिश लोग नहीं तो कोई और देश निश्चय ही आपके तरीके से ज़्यादा बेहतर तरीका ईजाद कर लेगा और आपके ही तरीकों में आपको नीचा दिखाएगा। आप अपने देशवासियों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व होगा। वे एक क्रूर कर्म की चर्चा करने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, फिर भले ही आप कृत्य कितनी ही निपुणता पूर्वक नियोजित क्यों न किया गया हो। अतः मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोकने की अपील करता हूँ। हृदय से आपका मित्र मोहनदास करमचंद गांधी। एक पन्ने में जर्मनी का इतिहास। इसी के साथ हमारा ये लेसन समाप्त होता है। ये रूस की क्रांति का अभ्यास पूरा ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे किसी एक नए लेसन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल घंटी ज़रूर बजाएं। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।